सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट। पिछला वीडियो लेक्चर में हम लोग मेटलर्जी चैप्टर पे डिस्कस करते हुए आगे बढ़े थे और उसमें देख रहे थे कि सबसे पहला था कोई भी ओर्स अगर निकालिएगा बाहर तो उसमें बहुत सारा गैंग होता है जिसको इम्प्यूरिटीज बोलते हैं और उसको निकाल चुके थे हम। जब निकाल चुके थे तब भी उसमें समस्या था क्या कि जब हम लोग पूरा का पूरा फ्लोटेशन प्रोसेस था, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस था, जब सारा प्रयोग यूज कर चुके थे तो उसमें समस्या क्या आया था, उसके अंदर भी कुछ इम्प्यूरिटीज था। फिर हम लोग क्या कर रहे थे, उसको साफ करने का कोशिश कर रहे थे। तो उसमें दो स्टेप हम लोगों ने देखा था, एक था कैल्सिनेशन और एक था रोस्टिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो पिछला वीडियो लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले एक इम्प्योर ओर था। तो इम्प्योर ओर जो था हम लोगों का, जो इम्प्योर ओर था तो उसको हम लोग क्या किए थे, इम्प्योर्स ओर को हम लोग बहुत सारा प्रोसेस से यहां पर हम लोग प्योर ओर्स प्राप्त किए थे। तो हम लोग यहां से प्योर ओर्स प्राप्त कर लिए थे, यहां से रिमूव कर दिए थे गेंग। तो यहां से हम लोग गेंग को रिमूव किए थे। जैसे ही गेंग को रिमूव कर दिए, यहां से गेंग रिमूव हुआ, प्योर ओर्स प्राप्त हुआ। फिर समस्या क्या आया, प्योर ओर्स से हमको प्राप्त करना है इम्प्योर मेटल, क्योंकि प्योर मेटल तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, यहां से हम लोगों को मिलेगा इम्प्योर मेटल। तो यहां से इम्प्योर मेटल्स प्राप्त करना है, बहुत सारा इम्प्योर मेटल हो सकते हैं। तो उसमें एल्युमिनियम आएगा, एजी आएगा, बहुत सारा हो सकता है। तो इम्प्योर मेटल जब प्राप्त कर रहे थे तो उसमें समस्या क्या था कि डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्योर ओर को हम लोग कन्वर्ट किए थे इम्प्योर मेटल बनाने के लिए। इसके बीच में हम लोग सबसे पहले ऑक्साइड बनाए थे। यहां पर हम लोग क्या कर लिए थे, ऑक्साइड बनाए थे। और ऑक्साइड को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तब जाके हम लोगों को यहां पर मिलेगा इम्प्योर मेटल। मतलब प्योर मेटल से, प्योर ओर्स से हम लोग डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सा, इम्प्योर मेटल्स को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उसके बीच में प्रोसेस था जिसमें हम लोग ओर्स को कन्वर्ट कर दिए थे ऑक्साइड में। तो ऑक्साइड में जब कन्वर्ट किए थे, तो ऑक्साइड में जो कन्वर्ट किए तो उसमें दो प्रोसेस था। एक का नाम था, एक पढ़े थे हम लोग इसमें कैल्सिनेशन, एक पढ़े थे यहां पर कैल्सिनेशन, और एक पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, रोस्टिंग। एक पढ़े थे रोस्टिंग और एक पढ़े थे कैल्सिनेशन। तो हम लोग दोनों प्रोसेस को जान चुके थे। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जब हम लोग रोस्टिंग कर दिए, कैल्सिनेशन कर दिए, तो ऑक्साइड बनाया, और ऑक्साइड से अब हम लोग इम्प्योर मेटल प्राप्त करेंगे। तो आराम से प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से हम लोग ऑब्टेंड कर सकते हैं, इम्प्योर मेटल को ऑब्टेंड कर सकते हैं। अब ध्यान देना क्या है कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि इस प्रोसेस में तो दोनों चीज यूज कर दिए हैं, कैल्सिनेशन भी यूज कर दिए हैं, रोस्टिंग भी यूज कर दिए हैं। और इसका जो यूज हुआ था, इसमें जो फर्नेस यूज हुआ था, इसमें एक फर्नेस का नाम था रेवर्बरेटरी फर्नेस। इसका नाम था रेवर्बरेटरी फर्नेस। इस फर्नेस को हम लोग यूज किए थे। और इस फर्नेस का खास बात क्या होता है, इसमें जो जब भी हीट करिएगा, जब भी हीटिंग होगा, इसमें हीटिंग प्रोसेस होता है, जब भी हीट करेंगे तो बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी इस फर्नेस में हम लोग गर्म करते हैं, इसको मेल्ट होने नहीं देते थे। कैल्सिनेशन में और रोस्टिंग में ऐसा कर चुके हैं कि हम लोग बताए कि इस तरह का फर्नेस यूज होता है, क्योंकि फर्नेस नहीं लीजिएगा तो हीट कर पाना मुश्किल है। जब हम लोग हीट करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक है आपको ऑब्टेंड होगा, क्या ऑब्टेंड होगा, ऑक्साइड। अब क्या करना है, ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्योर मेटल में। उस प्रोसेस का नाम होगा स्मेल्टिंग। तो अब हम लोगों को दूसरा स्टेप, इसमें दूसरा पार्ट चलते हैं, क्योंकि हम लोग बी पार्ट में थे और बी पार्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, बी पार्ट में पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को। अब इसमें नेक्स्ट प्रोसेस इसी में जस्ट आएगा, इसी का नाम होगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग जो पढ़ेंगे दूसरा, इसमें दूसरा पार्ट पढ़ना है, उस प्रोसेस को बोलेंगे स्मेल्टिंग। क्या बोलेंगे इसको, स्मेल्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्मेल्टिंग क्या करेगा, फिर से हीट करना है। ऑक्साइड को जब हीट करिएगा तो आपको यहां से इंप्योर मेटल प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इस बार एबव मेल्टिंग पॉइंट हीट करना है, उसमें बिलो मेल्टिंग पॉइंट हीट कर रहे थे। तो क्या होगा, ये जो ऑक्साइड है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंप्योर मेटल में। तो चलिए देखते हैं किस तरह इंप्योर मेटल में कन्वर्ट होगा। तो क्या होता है, स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है। तो क्या होता है, द प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस होगा, द प्रोसेस ऑफ, या द प्रोसेस इन विच, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, द प्रोसेस
इन विच रोस्टेड या calcinate ores, the process in which roasted and calcinate ores heated इन ब्लास्ट फर्नेस। इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार का फर्नेस का नाम है ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस एबव मेल्टिंग पॉइंट, एबव मेल्टिंग पॉइंट। इस बार जो हम लोग गर्म करने वाले हैं एबव मेल्टिंग पॉइंट गर्म करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड, इसी प्रोसेस का नाम होता है एस्मेल्टिंग। तो एस्मेल्टिंग कुछ नहीं होता है, एक हीटिंग प्रोसेस है। और हीटिंग प्रोसेस में जो पिछला प्रोसेस हम लोग कर रहे थे उसको लेबोरेटरी फर्नेस में गर्म किए थे, हीटिंग किए थे, तो उसमें समस्या क्या था कि ऑक्साइड बनाया था, मतलब ओर्स को कन्वर्ट कर चुके थे ऑक्साइड में। लेकिन इस बार हमको ऑक्साइड नहीं प्राप्त करना है, हमको ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देना है, किसमें, इंप्योर मेटल में कन्वर्ट करना है। तो उसी में हम लोग प्रोसेस का नाम होगा स्मेल्टिंग, मतलब ऑक्साइड से हमको इंप्योर मेटल प्राप्त करना है, उसी प्रोसेस को बोलेंगे स्मेल्टिंग। लेकिन उसको जो गर्म करना है, एबव करना है, मेल्ट कर देना है, मतलब उसको पिघला देना है, पिघल जाएगा, पिघला हुआ रूप में रहेगा, मोल्टेन स्टेट में रहेगा। अब ध्यान देने वाला बात है, इस प्रोसेस को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं क्या होता है। यहां से आप क्या करिएगा, ऑक्साइड लेंगे और ऑक्साइड को यहां से क्या कर दीजिएगा, हीट कर दीजिएगा। और जो हीट करेंगे, हीट जैसे ही करेंगे, और कौन सा फर्नेस में हीट करना है, तो इसको हम लोग करेंगे ब्लास्ट फर्नेस में। तो यहां एक फर्नेस का नाम होता है ब्लास्ट फर्नेस। तो यहां पर एक फर्नेस ले लिया जाएगा जिस फर्नेस का नाम होगा ब्लास्ट फर्नेस। तो जैसे ही ब्लास्ट फर्नेस में देंगे, गर्म करेंगे, तो ऑक्साइड आपको यहां से दे देगा इंप्योर मेटल। यहां से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कौन सा मेटल को, इंप्योर मेटल प्राप्त कर लीजिएगा। इसी प्रोसेस का नाम होगा, क्या होगा, इस प्रोसेस का नाम हो गया स्मेल्टिंग। अब बात आया, स्मेल्टिंग प्रोसेस करने के लिए हमको ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है किसमें, इंप्योर मेटल में। सबसे बड़ा समस्या इसका मतलब है ऑक्साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इस ऑक्सीजन को हटाना होगा। जब तक यहां से ऑक्सीजन को नहीं हटाइएगा तो यहां पर आपको मेटल मिलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ऑक्साइड है और मेटल का ऑक्साइड है तो ऑटोमेटिक है उसके साथ ऑक्सीजन भी है, उसको ऑक्सीजन को हटाना। एक चीज हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो ये ऑक्साइड होता है, जो ऑक्साइड आप निकालते हैं, ऑक्साइड तो आप क्या किए थे, बिलो मेल्टिंग पॉइंट किए थे। तो हुआ क्या था, उसको तो पिघला हुआ अवस्था में आया नहीं था, इसका मतलब मोल्टेन स्टेट में नहीं गया था, तो उसमें कुछ ना कुछ इंप्यूरिटी रह जाता है, उसको नॉन फ्यूजिबल इंप्यूरिटीज बोलेंगे। जो नॉन फ्यूजिबल का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म में है, वो पिघला हुआ फॉर्म में नहीं है। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है जो ऑक्साइड है, इसमें ऑक्साइड में क्या समस्या आता है। तो यहां से समस्या आता है इन ऑक्साइड ओर्स। जो भी ऑक्साइड आप ले रहे हैं, इन ऑक्साइड ऑफ मेटल, जो भी ऑक्साइड आप बना रहे थे मेटल का, इन ऑक्साइड ऑफ मेटल सम, इसमें क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ नॉन फ्यूजिबल इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, नॉन फ्यूजिबल इंप्यूरिटीज आर प्रेजेंट। इसमें समस्या यही है कि इसमें अभी भी इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट है, इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है, नॉन फ्यूजिबल इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है। इसमें समस्या आ जाएगा, इस इंप्यूरिटी को हटाना पड़ेगा। जब तक आप इस इंप्यूरिटी को नहीं हटाइएगा, फिर से आप जो मेटल प्राप्त करिएगा ज्यादा इंप्योर हो जाएगा। तो यहां से हम कोशिश करेंगे इसको हटाने का, ठीक है। तो हटाने का तो किस नेचर का है, नॉन फ्यूजिबल मेटल का है। तो इसमें समस्या क्या है कि जब इसको आप गर्म करिएगा तो ये आपको मोल्टेन स्टेट में नहीं जाएगा, समस्या है। इसका मतलब ये निकलने का कोशिश नहीं करेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ डालेंगे। तो इसमें देखिएगा यहां से क्या होगा, जब आप ऑक्साइड ले रहे हैं, यहां से मेटल ऑक्साइड तो लीजिएगा, तो मेटल ऑक्साइड में आपका क्या है, मेटल ऑक्साइड में अभी भी इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है। इंप्यूरिटीज तो पूरा निकला नहीं है, तो यहां पर अभी भी आपको क्या प्रेजेंट है, इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है। यही सबसे बड़ा समस्या है कि अभी भी इंप्यूरिटीज पूरा का पूरा गायब नहीं हुआ है, इसमें अभी भी इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है। और किस तरह का है, नॉन फ्यूजिबल इंप्यूरिटीज है। नॉन फ्यूजिबल का मतलब हुआ मोल्टेन में कन्वर्ट नहीं होगा। अब समस्या देखिए क्या है,
इंप्यूरिटीज है, और इंप्यूरिटीज अगर नॉन फ्यूजिबल हो तो इसका डेंसिटी मोर हो जाता है, मोर डेंसिटी होता है। इसका डेंसिटी क्या होता है, मोर मतलब लाइटर नहीं है, हैवियर है, इसका डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होता है। ये मोर डेंसिटी कंटेन्स करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका डेंसिटी जो होता है थोड़ा ज्यादा होता है, तो ज्यादा भारी होता है। तो इसको हटाना है, तो हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एडिशनल सब्सटेंस ऐड कर देते हैं। जब भी आप गर्म करिएगा उसके साथ कुछ मिक्स करना होगा, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। तो क्या होगा, फ्लक्स जैसे ही डालिएगा, फ्लक्स इसमें डालेंगे और इसको हीट करेंगे। किस फर्नेस में हीट करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस में हीट करना है। जब ब्लास्ट फर्नेस में हीट करिएगा तो गर्म होगा। तो उसका काम क्या है, फ्लक्स एक सब्सटेंस होगा जिसको डालेंगे। तो फ्लक्स का काम क्या है, जैसे जैसे हीट करिएगा फ्लक्स किसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देगा, इंप्यूरिटीज के साथ। और इंप्यूरिटीज किस नेचर का था, नॉन फ्यूजिबल इंप्यूरिटीज था, उसको फ्यूजिबल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसको मोल्टेन बना देगा, लिक्विड बना देगा। बड़ा इजीली आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं कि इस इंप्यूरिटीज को हटाने के लिए स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या करते हैं। तो क्या होता है, यहां एक टर्म यूज होता है फ्लक्स। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, नॉन फ्यूजिबल इंप्यूरिटीज कन्वर्टेड इनटू फ्यूजिबल इंप्यूरिटीज। बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या होता है, द सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, द सब्सटेंस विच कन्वर्ट क्या करेगा, विच कन्वर्ट नॉन फ्यूजिबल इंप्यूरिटीज इनटू फ्यूजिबल इंप्यूरिटीज। किसमें कन्वर्ट कर देता है, फ्यूजिबल, नॉन फ्यूजिबल से किसमें, फ्यूजिबल में। तो यहां से हम लोगों को पता चल जाएगा ऐसा सब्सटेंस है फ्लक्स जो क्या करता है, नॉन फ्यूजिबल इंप्यूरिटीज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, फ्यूजिबल इंप्यूरिटीज में कन्वर्ट करता है। बहुत बढ़िया है। पहले वो क्या हो रहा था, मोल्टेन स्टेट और लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा था। जैसे ही एक सब्सटेंस डाला गया जिसका नाम है फ्लक्स, वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, फ्यूजिबल से नॉन फ्यूजिबल से किसमें, फ्यूजिबल। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब इसको हीट करिएगा तो अब देखिएगा ध्यान से कि हम लोग यहां इंप्यूरिटीज ले रहे हैं। तो जैसे ही इंप्यूरिटीज है, फ्लक्स इसमें डालेंगे तो यहां क्या है, इंप्यूरिटीज है, और इंप्यूरिटीज में हम लोग क्या ऐड कर दिए हैं, फ्लक्स ऐड कर दिए हैं। और फ्लक्स ऐड करने के बाद इसको हीट करेंगे। तो फ्लक्स जब ऐड होगा तो फ्लक्स इसके साथ रिएक्शन कराएगा और रिएक्शन करके कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि इंप्यूरिटीज जो है अभी क्या है, नॉन फ्यूजिबल है। तो आपका नॉन फ्यूजिबल इंप्यूरिटीज यहां प्रेजेंट है। तो यहां जो इंप्यूरिटीज आएगा, इसको इंप्यूरिटीज ही रहने देंगे, इसको तो बाद में हटाना होगा। तो आपका इंप्यूरिटीज ही है, लेकिन इंप्यूरिटीज जो है इस बार क्या है, फ्यूजिबल है। तो इससे क्या फायदा है, फ्यूजिबल इंप्यूरिटीज है मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन को हटाना इजी होगा। यहां का डेंसिटी बहुत ज्यादा था, डेंसिटी मतलब ज्यादा हैवियर था, उसको हल्का कर दिया। फ्यूजिबल इंप्यूरिटीज का लाइटर डेंसिटी होगा, और लाइटर डेंसिटी होगा तो क्या होगा, जो मेटल होगा उसके ऊपर फ्लोट करेगा, और जब फ्लोट करेगा उस फ्लोटिंग को बाहर कर लीजिए, लिक्विड स्टेट में होगा, उसको आसानी से आप सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स इसको कहते हैं, जब ऑक्साइड आप बनाते हैं तो ऑक्साइड में कुछ इंप्यूरिटीज ट्रैप्ड होता है, उसके अंदर फंसा रह जाता है। उस इंप्यूरिटीज को हटाने के लिए, क्योंकि उस इंप्यूरिटीज का जो नेचर होता है, नेचर किस नेचर का होता है, नॉन फ्यूजिबल इंप्यूरिटीज होता है, जो मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। लेकिन उसमें हम एक सब्सटेंस डालते हैं जिसको हम लोग फ्लक्स के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, फ्लक्स के नाम से जानेंगे। उस फ्लक्स का क्या काम है, जो पहले नॉन फ्यूजिबल था, मतलब जो मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, जैसे ही फ्लक्स डालिएगा और हीट करिएगा वो आपका मोल्टेन स्टेट में प्राप्त होगा। उस इंप्यूरिटीज को आगे जाके बोलेंगे स्लैग। क्या बोलेंगे, नो स्लैग बोलना है। तो उसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्मेल्टिंग प्रोसेस में आपको फ्लक्स डालना जरूरी है, क्योंकि फ्लक्स अगर नहीं डालिएगा तो इंप्यूरिटीज बाहर नहीं आएगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं इस फ्लक्स का नेचर क्या हो सकता है। तो इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि फ्लक्स जो आप डाल रहे हैं वो डिपेंड करता है नेचर पे, क्योंकि इंप्यूरिटीज दो प्रकार का हो सकता है, या तो एसिडिक इंप्यूरिटीज होगा या तो बेसिक होगा। और रिएक्शन कराना है तो रिएक्शन कराने के लिए हो सकता है, अगर एसिडिक होगा तो बेसिक आपको डालना होगा, बेसिक होगा तो एसिडिक डालना होगा। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको डालना क्या है।
तो चलिए देखते हैं, कोशिश करके फ्लक्स को समझने का कोशिश करते हैं कि फ्लक्स आपका दो टाइप का हो सकता है, एक एसिडिक फ्लक्स हो सकता है और आपका एक बेसिक फ्लक्स हो सकता है। तो आपका फ्लक्स जो होगा दो प्रकार का होगा, एक होगा एसिडिक फ्लक्स और एक होगा आपका बेसिक फ्लक्स। तो अब चलिए देखते हैं कि ऑक्साइड में जो इंप्यूरिटीज था उसको तो अब कन्वर्ट कर चुके हैं, किसमें कन्वर्ट कर चुके हैं, तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर दिए हैं किसमें, तो कन्वर्ट करके हम लोग उससे क्या कर लिए हैं, प्योर मेटल प्राप्त करने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब प्योर मेटल प्राप्त करने का कोशिश कर रहे थे उसमें समस्या आ रहा था कि उसके अंदर जो इंप्यूरिटीज था, इंप्यूरिटीज इतना ज्यादा क्या था, मोल्टेन में कन्वर्ट हो नहीं रहा था। हम लोग तो गर्म कर रहे थे ब्लास्ट फर्नेस में, और ब्लास्ट फर्नेस में गर्म करने का मतलब है एबव मेल्टिंग पॉइंट। और एक चीज तो आपका मोल्टेन कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो हैवियर पार्टिकल है, जो नॉन फ्यूजिबल है, वो तो उसी के अंदर रह जाएगा। तो फिर आप उसको सेपरेट नहीं कर पाइएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें फ्लक्स मिलाते हैं। फ्लक्स से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, फ्यूजिबल इंप्यूरिटीज प्राप्त हो जाएगा। चलिए आप कोशिश करते हैं देखने का कि उसमें किस तरह का फ्लक्स डालेंगे। फ्लक्स जनरली जो होता है, फ्लक्स दो प्रकार का होगा। फ्लक्स जो होगा आपका दो प्रकार का होगा, एक होगा एसिडिक फ्लक्स, एक हो जाएगा आपका क्या, एसिडिक फ्लक्स, और दूसरा फ्लक्स हो जाएगा बेसिक फ्लक्स। एक एसिडिक फ्लक्स हो जाएगा और बेसिक फ्लक्स हो जाएगा, दो तरह का फ्लक्स होगा। एसिडिक फ्लक्स कब डालना है, बेसिक फ्लक्स कब डालना है, जब इंप्यूरिटीज आपका एसिडिक होगा तो बेसिक डालना है, जब बेसिक होगा तो एसिडिक डालना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एसिडिक फ्लक्स में क्या है, एसिडिक फ्लक्स आप उसको बोलिएगा, एसिडिक फ्लक्स यहां SiO2 है और बेसिक फ्लक्स यहां कैल्शियम ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड जो होता है बेसिक नेचर का होता है, और आपका जो नॉन मेटल का जो होगा वो एसिडिक फ्लक्स होगा, तो एसिडिक ऑक्साइड जो होता है नॉन मेटल का एसिडिक नेचर का होता है। तो फ्लक्स दो प्रकार का हो सकता है, एक एसिडिक फ्लक्स भी हो सकता है और एक बेसिक फ्लक्स भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए इंप्यूरिटीज आपका अगर एसिडिक है तो बेसिक डालिएगा, अगर बेसिक है तो एसिडिक डालेंगे। इफ इंप्यूरिटीज, अगर मान लेते हैं इंप्यूरिटीज आपका क्या है, इफ इंप्यूरिटीज आर एसिडिक इन नेचर, मान लेते हैं अगर एसिडिक इन नेचर है, इंप्यूरिटीज आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, अगर हम लोग मान के चले हैं कि एसिडिक नेचर का इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है, देन किस फ्लक्स को यूज करिएगा, देन हम लोग बेसिक फ्लक्स को यूज करेंगे, क्योंकि एसिडिक नेचर का रिएक्शन कराना है। तो देन यहां पर हम लोग यूज करेंगे बेसिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स विल बी यूज्ड, यहां पर कौन सा फ्लक्स यूज होगा, बेसिक फ्लक्स विल बी यूज्ड। तो हम लोग कब किस फ्लक्स को यूज करेंगे वो डिपेंड करता है इंप्यूरिटीज पर। एसिडिक भी यूज कर सकते हैं, बेसिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस नेचर का इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है उस ऑक्साइड में। स्मेल्टिंग प्रोसेस जब आप करने लगिएगा तो उसके अंदर ऐड करना होगा। अब बात आया कि अगर आपका इंप्यूरिटीज है, अगर आपका एसिडिक है, मान लेते हैं एसिडिक है, तो एसिडिक इंप्यूरिटीज मान लीजिए सिलिका है, SiO2, इसको बोलते हैं सिलिका। एक प्रकार का सिलिका है, सिलिका प्रेजेंट है एज अ इंप्यूरिटीज। यहां पर क्या है, इंप्यूरिटीज है, और इंप्यूरिटीज जो है आपका नेचर इसका है एसिडिक। किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। तो इसमें आप फ्लक्स यूज करिएगा, और फ्लक्स जो यूज करिएगा इस बार आपको बेसिक यूज करना होगा। CaO आपका किसके जैसा बिहेव करेगा, फ्लक्स के जैसा बिहेव करेगा, और नेचर इसका क्या होगा, बेसिक होगा। तो यहां फ्लक्स बेसिक हो गया, दोनों रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके यहां एक पार्टिकल बनाएगा, सेपरेट तो नहीं बनाएगा, सारा एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक इंप्यूरिटीज को कन्वर्ट कर रहा है, तो पूरा इसके साथ घुल मिल के एक नया कंपाउंड यहां तैयार कर दिया। और जब नया कंपाउंड बनाया है तो ये जो है इंप्यूरिटीज, यहां का जो इंप्यूरिटीज है जो एसिडिक नेचर का था, ये नॉन फ्यूजिबल नेचर का था। ये किस नेचर का था, नॉन फ्यूजिबल नेचर का था। तो यहां पर हम लोगों को पता चल गया नॉन फ्यूजिबल है। अब नॉन फ्यूजिबल से जो मटेरियल बना है ये भी इंप्यूरिटीज ही है। आपका यहां भी इंप्यूरिटीज बना है, इसको भी आप इंप्यूरिटीज ही बोलिएगा, इंप्यूरिटीज ही अभी है।
लेकिन इंप्यूरिटीज का नेचर चेंज हो गया है, इसका नेचर हो गया है फ्यूजिबल। फ्यूजिबल का मतलब मोल्टेन में कन्वर्ट हो सकता है, मोल्टेन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मतलब इसको लिक्विड स्टेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, तो कन्वर्ट कर दिए। लेकिन इस फ्यूजिबल जो पार्टिकल बना है, जो भी सब्सटेंस बना है, इसको हम लोग स्लैग के नाम से जानेंगे। इसका नाम एक्चुअली क्या होगा? स्लैग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है स्लैग क्या होता है। तो अगर कभी स्लैग पूछ दिया जाए, अगर स्लैग पूछेगा तो स्लैग कुछ नहीं होता है। स्लैग आपका क्या है? एक पार्टिकल है, एक सब्सटेंस है। तो हम लोग स्लैग किसको बोलेंगे? जब फ्लक्स डालने पर नॉन फ्यूजिबल जो मटेरियल था, तो क्या हो रहा था? फ्यूजिबल में कन्वर्ट हुआ। उस फ्यूजिबल इंप्यूरिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे? स्लैग बोलेंगे। यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्लैग किसको बोलना है, तो स्लैग हम लोग हमेशा किसको बोलेंगे? तो यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉन फ्यूजिबल, या डायरेक्ट लिखिए कि हम लोग स्लैग किसको बोलेंगे, तो यहां पर बोलेंगे फ्यूजिबल impurities are called, क्या कहलाएगा? स्लैग कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लैग कुछ नहीं होता है, जिस मटेरियल को आपने कन्वर्ट कर दिया है, जिस मटेरियल को आप कन्वर्ट कर दिए हैं किसमें? जो आपका नॉन फ्यूजिबल पार्ट था, उसको कन्वर्ट करके आप फ्यूजिबल बनाए हैं, उसी को हम लोग स्लैग के नाम से जानेंगे। एक छोटा सा उदाहरण के लिए आप याद रखिएगा, हम लोग जब भी पढ़ेंगे आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे, नोट में रखिएगा यहां पर कि जब हम लोग कॉपर को करेंगे, स्मेल्टिंग करेंगे, तो वहां पर एक फॉर्म होगा, क्योंकि कॉपर तो जानते हैं कॉपर का ऑक्साइड रहेगा, वहां पर FeS रहेगा। तो यहां पर क्या होता है? एक होता है Cu2S और एक होता है FeS। इसको हम लोग आगे जाके बोलेंगे, यहां से बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉपर मैट बोलेंगे। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? कॉपर मैट के नाम से जानेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा याद रखना है, इसको बोलते हैं कॉपर मैट। ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कॉपर मैट होता क्या है। तो कॉपर मैट क्या होता है? मिक्सचर होता है, इसको जाके आगे हम डिस्कस करेंगे तो क्लियर होगा क्या हो सकता है। तो जब भी हम लोग स्मेल्टिंग करते हैं, कॉपर का करते हैं, तो वहां एक न्यू चीज बोलता है, न्यू इंप्यूरिटीज के साथ जो नीचे आपका मोल्टेन बनेगा, उस मोल्टेन का नाम होगा कॉपर मैट। उसको देखेंगे आगे जाके। अब बात आया यहां पर, पता चल गया स्लैग क्या होता है। स्लैग क्यों आया? क्यों? क्योंकि इंप्यूरिटीज था, उसमें फ्लक्स डाला गया, एक न्यू फ्यूजिबल इंप्यूरिटीज प्राप्त हुआ, उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे? स्लैग के नाम से जानेंगे। तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्मेल्टिंग जो हो रहा है, स्मेल्टिंग में हीटिंग कर रहे हैं, स्लैग हटाने के लिए भी कुछ डालना पड़ा है, लेकिन इसके लिए अब अगला प्रोसेस देखते हैं कि स्मेल्टिंग जब करेंगे, हीटिंग जब करेंगे, तो अपने आप हीटिंग नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही बता चुके थे कि फ्लक्स से आप इंप्यूरिटीज को अलग किए हैं, ऑक्सीजन को अलग नहीं किए हैं। और ऑक्सीजन को अगर हटाना है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्मेल्टिंग में हम कर क्या रहे हैं। तो स्मेल्टिंग में हम लोगों का प्रोसेस रिडक्शन कहलाएगा, क्योंकि स्मेल्टिंग में हीट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां हो जाता है कि जब हम लोग यहां से, तो हम इंप्यूरिटीज, केवल अभी तक इंप्यूरिटीज का चर्चा किया कि फ्लक्स हटाते, जब फ्लक्स के कारण इंप्यूरिटीज हट रहा है। लेकिन जनरली अगर हम लोग सोचेंगे कि अगर कोई स्मेल्टिंग प्रोसेस है, तो यहां पर एक मेटल है और मेटल का क्या है? ऑक्साइड है। तो ऑटोमेटिक है कि यहां पर आपका क्या होगा? यहां पर तो मेटल मिलेगा और मेटल के साथ साथ यहां पर ऑक्सीजन को बाहर आना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अगर बाहर नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक आपको मेटल नहीं मिलेगा। और ऑक्सीजन हीटिंग से बाहर आ जाए, इसका गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर एक को गर्म करने पर मेटल ऑक्साइड को नहीं छोड़ेगा, ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एफिनिटी अगर ज्यादा होगा तो कितना भी गर्म कर लीजिए वो कन्वर्ट नहीं होगा मेटल में। सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम एक चीज और जानना चाहते हैं कि अगर मेटल का ऑक्साइड है और मेटल बना रहे हैं और ऑक्सीजन हटा रहे हैं, तो इसमें एक प्रोसेस हो गया, यहां पर एक प्रोसेस हो गया है और इस प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन। यहां पर एक प्रोसेस हो गया है और इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानेंगे? रिडक्शन के नाम से जानेंगे। इसका मतलब है स्मेल्टिंग में रिडक्शन ही होता है। स्मेल्टिंग तो हीटिंग करना है, लेकिन हीटिंग करने पर आपको ऑक्सीजन बाहर निकल जाना चाहिए, ऑक्सीजन अपने आप बाहर नहीं निकलेगा। तो हम लोग यहां पर करते हैं कि स्मेल्टिंग को हम कितना टाइप से कर सकते हैं। तो इसमें 3 तरह से रिडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बिना रिडक्शन का आप मेटल प्राप्त नहीं करिएगा।
तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग बहुत सारे रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन जब करेंगे तो इसमें क्या होगा कि हम लोग इसमें कुछ ना कुछ डालेंगे। तो जब डालेंगे तो 3 तरह से रिडक्शन करेंगे, देखेंगे उसको। एक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा, एक होगा ऑटो रिडक्शन होगा, और डिफरेंट डिफरेंट रिडक्शन का चर्चा करेंगे और उसमें देखने का कोशिश करेंगे कि हम लोग ऑक्सीजन को कैसे हटा सकते हैं। अब आया बात कि रिडक्शन करने का हम लोग यहां पर तरीका अपनाते हैं। तो सबसे पहले यहां जो रिडक्शन प्रोसेस होगा, यहां कितना तरह से रिडक्शन हो सकता है। एक होगा केमिकल रिडक्शन, एक कौन सा रिडक्शन हो जाएगा, केमिकल। यहां पर एक रिडक्शन होगा, इस रिडक्शन को बोलेंगे कौन सा रिडक्शन, केमिकल रिडक्शन। तो यहां पर हम लोग एक एक करके देखेंगे, केमिकल रिडक्शन है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, एक होगा ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन का मतलब हो गया सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा, किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटो कट सिस्टम चलेगा। तो यहां पर एक आ गया ऑटो रिडक्शन आ गया। इसको हम लोग सेल्फ रिडक्शन के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी चीज का जरूरत नहीं होगा, तो इसको हम लोग सेल्फ रिडक्शन भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, सेल्फ रिडक्शन के नाम से जानेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी करेंगे। यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में तो हम लोग जब देखेंगे तो इसको तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कस कर चुके हैं, उसी से मिलता जुलता रहेगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो गया, तो यहां पर एक रिडक्शन हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। मतलब हम लोग स्लैग को हटा चुके हैं। स्लैग में कोई टेंशन नहीं था, जो फ्यूजिबल नॉन फ्यूजिबल पार्ट था उसको तो फ्लक्स मिला के हम लोग कन्वर्ट कर दिए। मेरा मेन मकसद था मेटल प्राप्त करना, और मेटल का ऑक्साइड बन चुका था, क्योंकि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में हम लोग मेटल का ऑक्साइड बनाए थे। मेटल का ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन को हटाना होगा, और ऑक्सीजन को हटाने का 3 प्रोसेस यूज करेंगे। एक होगा केमिकल रिडक्शन, एक होगा ऑटो रिडक्शन, और एक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। एक एक करके डिस्कस करते हैं और देखने का कोशिश करते हैं केमिकल रिडक्शन क्या होगा, ऑटो रिडक्शन क्या होगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होगा, इसको देखते हैं। तो चलिए आगे समझने का कोशिश करते हैं स्मेल्टिंग में क्या क्या कर सकते हैं। तो जब हम लोग कोई भी चीज करते हैं उसका प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्यों हो रहा है, अपने आप आते जाएगा कि फ्लक्स क्यों यूज किए, कुछ ना कुछ कारण होता है। बिना कारण का केमिस्ट्री में हम लोग कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि कॉस्टली हो जाएगा। विदाउट हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि हम लोग कोई भी चीज निकालते हैं तो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि चीप हो, और क्या होना चाहिए, ज्यादा फायदा देता हो और आसानी से प्राप्त हो जाता हो। इसलिए सिलेक्टेड चीज डाला जाता है जिससे आसानी से रिएक्शन हो और सस्ता पड़े। और अपने आप ऐड करते चलिएगा तो उसमें दिक्कत क्या होगा कि कॉस्टली हो जाएगा तो लागत ज्यादा हो जाएगा, और लागत ज्यादा हो गया तो आपको फायदा नहीं होगा। तो इस प्रोसेस में ध्यान रखना पड़ता है कि क्या चीज को डालना है, किससे क्या फायदा होगा, उसको देखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब कोशिश करते हैं समझने का कि जो प्रोसेस लिखाए थे, एक था केमिकल रिडक्शन था, एक रिडक्शन था आपको ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन को भी देखेंगे, बहुत इजी है। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने का। पहला रिडक्शन हम लोग यहां पढ़ेंगे। कौन सा रिडक्शन था, यहां था केमिकल। तो यहां पर हम लोग स्मेल्टिंग प्रोसेस में केमिकल रिडक्शन को देखेंगे। तो यहां पर आ जाएगा केमिकल रिडक्शन। तो केमिकल रिडक्शन क्या होता है, इसको देखने का कोशिश करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि केमिकल रिडक्शन क्या हो सकता है। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने का। केमिकल रिडक्शन है, केमिकल रिएक्शन होगा, कंफर्म है, केमिकल रिएक्शन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई मेटल का ऑक्साइड होगा, मेटल ऑक्साइड होगा, यहां पर क्या लेना है, मेटल ऑक्साइड लेना है, और इसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट डालना है। क्योंकि हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे रिडक्शन, तो बिना एजेंट का काम होगा नहीं। तो यहां पर हम लोग कुछ डालेंगे जिसका नाम होगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिडक्शन करने के लिए जो एजेंट लगता है उस एजेंट का नाम होता है रिड्यूसिंग एजेंट। बिना एजेंट का कोई काम नहीं होगा। तो यहां पर आ गया है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे ही डालिएगा, यहां से आपको ऑप्टेंड हो जाएगा, यहां से मेटल आपको मिल जाएगा, और कुछ ना कुछ इधर बनेगा। इधर आपको जो बनेगा, कुछ ना कुछ बनेगा, अलग सब्सटेंस बनेगा। यहां पर सब्सटेंस तो कुछ ना कुछ बनेगा। जनरली गैसियस फॉर्म में होगा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, वो गैस बन के बाहर निकल जाएगा। तो मेटल कुछ सब्सटेंस यहां फॉर्म होगा, वो डिपेंड करेगा क्या डाल रहे हैं, वही बनेगा वो। तो चलिए देखने का कोशिश करते हैं
कि जब हम लोग केमिकल रिडक्शन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड लेना है, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट को ऐड कर देना है। जब रिड्यूसिंग एजेंट ऐड हो जाए तो आपको मेटल मिलेगा, और मेटल प्योर नहीं है, मेटल अभी तक प्योर नहीं हुआ है, हो सकता है कहीं कहीं प्योर हो जाए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है प्योर है। और उसके साथ कुछ ना कुछ सब्सटेंस बनेगा। जो सब्सटेंस बनेगा वो डिपेंड करेगा नेचर पे। किसका नेचर पे? रिड्यूसिंग एजेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, उसी के नेचर पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ते हैं। तो इसमें जो पहला लेंगे रिडक्शन बाय, तो यहां पर क्या होगा? रिडक्शन करना है, रिडक्शन बाय कार्बन। मतलब यहां रिडक्शन करना है, किसके प्रेजेंस में करना है? कार्बन के प्रेजेंस में। तो कंफर्म है कि कार्बन आपका क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसमें आप क्या ऐड करते जा रहे हैं? कार्बन। मेटल ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, कुछ ना कुछ तो मेटल तो प्राप्त होना है, बोले यह नया सब्सटेंस बनेगा। तो उसको देखने का कोशिश करते क्या बनेगा। जैसे ही रिएक्शन होगा तो यहां क्या होता है? कार्बन रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा? कार्बन रिएक्ट विथ, तो कार्बन रिएक्ट्स करेगा, कार्बन रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड। जैसे ही मेटल ऑक्साइड के साथ कन्वर्ट होगा यहां से फॉर्म करेगा मेटल एंड सीओ गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कौन सा गैस मिलता है? सीओ गैस। मतलब कार्बन अगर रिड्यूसिंग एजेंट डाल रहे हैं, जैसे ही आप ऐड करिएगा तो रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन को ट्रैप्ड करेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा कार्बन। कार्बन का एफिनिटी बहुत ज्यादा होता है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन को खींचेगा, ऑक्सीजन को अपनी ओर में कंट्रोल में लाएगा और बर्न होने लगेगा और मेटल आपको मिल जाएगा। और ब्लास्ट फर्नेस में ही सारा घटना हो रहा है, शुरू में ही लिखा दिया, सारा प्रोसेस स्मेल्टिंग का ही है। लेकिन स्मेल्टिंग अचानक नहीं होता, उसमें कुछ ऐड करना पड़ता है। तो एक फ्लक्स ऐड किए थे, अब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। तो पहला रिड्यूसिंग एजेंट जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या पढ़ रहे हैं? कार्बन। तो कार्बन जब हम लोग मिलाएंगे तो कार्बन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, और मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद मेटल बनाएगा, और वहां से कौन सा गैस देगा? सीओ गैस देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यहां से जैसे ही मेटल ऑक्साइड लेंगे, हम लोग यहां क्या ले रहे हैं? मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं, और मेटल ऑक्साइड में हम लोग कार्बन ऐड कर रहे हैं। तो कार्बन जैसे ही ऐड करिएगा यहां पर आपको मेटल मिलेगा। अब प्लस यहां से कौन सा गैस बाहर निकलेगा? सीओ गैस। यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यहां से जो गैस निकलता है, कौन सा गैस निकलता है? सीओ गैस। अब बात आया कि इसको हमको किसके लिए यूज करना है। जनरली जो हम लोग इसका यूज करते हैं जिंक के लिए, जिंक अगर प्राप्त करना हो, पीबी प्राप्त करना हो, आयरन प्राप्त करना हो, और मर्क्यूरी प्राप्त करना हो, बहुत सारा इसका यूज हो सकता है। तो यहां जो हम लोग मेटल प्राप्त करेंगे, यहां का मेटल का नाम आपसे पूछेगा कि मेटल कौन कौन सा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग जिंक प्राप्त कर सकते हैं, लीड प्राप्त कर सकते हैं, और यहां से हम लोग कॉपर प्राप्त कर सकते हैं, यहां से हम लोग मर्क्यूरी प्राप्त कर सकते हैं, यहां से हम लोग आयरन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा मेटल हम लोग यहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक है, अगर इस मेटल को आपने प्राप्त किया है, ऑब्टेन किया है, तो उसी का ऑक्साइड वहां होगा। उसी ऑक्साइड को हम लोग कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा मेटल। तो हम लोग को पूछ सकता है कि हम लोग जब कार्बन ऐड करते हैं, तो कार्बन जो ऐड किया जाता है, तो हम लोग वहां से जो रिडक्शन करते हैं तो मेटल ऑब्टेन होता है। तो मेटल जो ऑब्टेन होता है, तो वहां पर कौन कौन सा मेटल ऑब्टेन होगा? तो हम लोग जिंक ऑब्टेन कर सकते हैं, लीड ऑब्टेन कर सकते हैं, कॉपर ऑब्टेन कर सकते हैं, मर्क्यूरी ऑब्टेन कर सकते हैं, और आयरन ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे ऑब्टेन करेंगे? इसका ऑक्साइड लेना होगा और कार्बन का रिएक्शन कराना होगा, और कार्बन रिएक्शन करने के बाद सीओ गैस देगा, उसके साथ मेटल मिलेगा। तो चलिए एक एग्जांपल समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर जिंक का ऑक्साइड है, ZnO है, तो ऑटोमेटिक इसमें आप कार्बन डाले हैं, और जैसे ही इसको गर्म करिएगा, C इसके पास जाएगा, यहां पर बना लेगा जिंक, प्लस यहां कौन सा गैस बनेगा? सीओ गैस। इसी तरह करके अगर आप मान लीजिए PbO ले लिए हैं, लीड ऑक्साइड ले लिए हैं, प्लस यहां पर क्या होगा? कार्बन देंगे, यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा Pb, प्लस यहां पर कन्वर्ट होकर CO बनाएगा। इसी तरह का प्रोसेस होता है जब आप कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है
ये जो CO आपका निकल रहा है ना, ये कुछ जिस फर्नेस में आप गर्म कर रहे हैं CO भी एक्ट करने लगता है रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब इसको एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना पड़ेगा, ये खुद बाय खुद जो बनेगा वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा, खुद फिर से रिड्यूस करना शुरू कर देगा। मतलब CO भी इस मेटल को दे सकता है। जो मान लीजिए कि अगर कार्बन आप ऐड किए, कुछ के साथ रिएक्शन किया, कुछ मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, जरूरी गारंटी के साथ तो आप नहीं बोल सकते हर एक मेटल ऑक्साइड को ही कन्वर्ट कर दिया होगा मेटल में। जो बच गया, जो बच जाता है ना, CO इसके साथ रिएक्शन कर लेता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बी नंबर में हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट है रिडक्शन बाय CO। यहां से हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं, रिडक्शन बाय किसके द्वारा? CO के द्वारा। लेकिन इसको ऐड करने का जरूरत नहीं है, खुद बन रहा है। तो क्या होता है, जो आपका उसमें क्या होगा, फॉर्म होगा आफ्टर रिएक्शन CO4 इन ब्लास्ट फर्नेस। कौन सा फर्नेस होगा? नो, ब्लास्ट फर्नेस में आपका फॉर्म हुआ है। तो हमको फॉर्म करना नहीं है, फॉर्म हो रहा है, क्योंकि कार्बन जो आप ऐड किए ऑटोमेटिक फॉर्म हो गया था। तो जो फॉर्म हुआ था उसमें हमको कुछ नहीं करना है, वही फॉर्म CO अब एक्ट करेगा। तो फॉर्म हो रहा है इन ब्लास्ट फर्नेस। तो यहां पर क्या है, वही CO एक्ट कर रहा है। CO एक्ट एज कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां भी वही कन्वर्ट हो रहा है। इसमें कुछ भी हमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, कभी भी इसमें डालने का जरूरत नहीं है। जो CO बना वही ब्लास्ट फर्नेस में पहले से है। जब ब्लास्ट फर्नेस में पहले से है तो हमको ऐड करने का कोई जरूरत नहीं है। तो वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। जो बचा हुआ मटेरियल होगा उसके साथ रिएक्शन करेगा। तो यहां क्या होता है, जो भी मेटल ऑक्साइड आपका बच जाएगा, तो मान लीजिए यहां कुछ मेटल ऑक्साइड आपका बच गया है, उसके साथ CO रिएक्शन किया तो ऑटोमेटिक है यहां से मेटल देगा। और प्लस यहां पर इंपॉर्टेंट है कि CO कन्वर्ट हो जाएगा कौन सा गैस में? CO गैस में। लेकिन इसको आप ऐड नहीं किए, पहले से ऐड था। पहले से ऐड जो कार्बन कर रहे थे वही कार्बन आपको CO बनाया, वही CO रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा था उसको कन्वर्ट किया। आपसे पूछ सकता है इससे भी क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो इससे भी वही प्राप्त करेंगे, क्योंकि सेम फर्नेस में काम हो रहा है। तो इसमें भी जिंक आप मिल सकता है, PB मिल सकता है, कॉपर मिल सकता है, Hg मिल सकता है और Fe भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं रिडक्शन बाय एल्युमिनियम। बहुत ही VVI है रिडक्शन बाय एल्युमिनियम। क्या होता है उसको देखने का कोशिश करते हैं कि रिडक्शन बाय एल्युमिनियम कैसे करें। C नंबर में है रिडक्शन बाय एल्युमिनियम। मतलब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी जानते हैं एल्युमिनियम बहुत खतरनाक होता है, ऑक्साइड के साथ अट्रैक्ट होता है, ऑक्साइड के साथ ग्रेटेस्ट एफिनिटी रखता है। तो इसमें कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा होगा। इसका यूज कहां कहां करते हैं देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड लेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे, मेटल ऑक्साइड ले लिए और इसमें एल्युमिनियम डाल लिए। जैसे ही एल्युमिनियम डालेंगे यहां पर आपको मेटल मिलेगा। अब प्लस यहां पर जो मिलेगा, यहां आपको मिलेगा Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड मिलेगा। क्योंकि एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है तो ऑटोमेटिक Al2O3 बोलेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया, ऑक्सीजन को ट्रैप्ड किया, यहां मेटल मिलेगा। मेटल कौन सा मिलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर हम लोग जनरली जो यूज करते हैं, यहां पर जनरली हम लोग क्रोमियम यूज कर सकते हैं, टाइटेनियम यूज कर सकते हैं, मैग्नीज यूज कर सकते हैं। बहुत पूछता है कि आप लोग रिडक्शन प्रोसेस जो करते हैं, रिडक्शन जो करते हैं एल्युमिनियम का, जनरली किसके लिए यूज होता है? क्रोमियम के लिए, टाइटेनियम के लिए और मैग्नीज के लिए। इसका ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे Al2O3। लेकिन होता क्या है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम थर्मिक प्रोसेस। एल्युमिनियम के द्वारा, और इसको गोल्डस्मिथ नाम का वैज्ञानिक बनाया था, इस प्रोसेस को गोल्डस्मिथ भी बोलते हैं। तो याद रखने का कोशिश करना है कि जब हम लोग एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर क्रोमियम ले सकते हैं, टाइटेनियम ले सकते हैं और मैग्नीज ले सकते हैं।
तो जब लीजिएगा तो यहां पर रिएक्शन क्या होगा, मान लीजिए आपका यहां पर टाइटेनियम है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, मान लीजिए टाइटेनियम ऑक्साइड है, इसमें एल्युमिनियम डाल दिए है, तो यहां तो टाइटेनियम अलग हो जाएगा और यहां पर आपका बना देगा, क्या बना देगा नु, Al2O3 बना दिया। मतलब यहां पर प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रोसेस सी के साथ हो रहा था, सीओ के साथ हो रहा था, सेम प्रोसेस यहां भी हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा नाम याद रखना है कि एल्युमिनियम में जब हम लोग एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं, एल्युमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं, तो उसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है। उस नाम को हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने का। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसका नाम सब देखेंगे। और एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होता है जब हम लोग रेलवे ट्रैक में जाते हैं, रेलवे ट्रैक को जो जोड़ा जाता है, इसी प्रोसेस के द्वारा जोड़ा जाता है। याद रखना, रेलवे ट्रैक जो आता है छोटा छोटा टुकड़ा आता है, तो छोटा छोटा टुकड़ा जब आता है तो देखे होंगे रेलवे का छोटा छोटा टुकड़ा को जोड़ने के लिए इस प्रोसेस का यूज करते हैं। बहुत ही वीवीआई प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इस प्रोसेस का यूज बहुत लार्ज स्केल पे होता है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग जब इसमें देखेंगे, इसमें कोशिश करेंगे समझने का, तो इसका नाम याद रखना है। इसका नाम क्या है, एल्युमिनियम थर्मिक प्रोसेस। तो एल्युमिनियम थर्मिक प्रोसेस इसको बोल सकते हैं। और दूसरा एल्युमिनियम, और इसको गोल्डस्मिथ नाम का वैज्ञानिक किया था, इसको गोल्डस्मिथ प्रोसेस भी बोल सकते हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि इसके बाद क्या होगा। चलो अब देखते हैं, हम लोग एल्युमिनियम को क्या किए, ऐड कर दिए। जैसे ही एल्युमिनियम ऐड किए, एल्युमिनियम क्या किया, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट किया। तो इसमें क्या होता है, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। दिस रिएक्शन इज हाईली क्या होता है नु, एक्सोथर्मिक। कभी रेलवे ट्रैक पे जुड़ते हुए देखना, बहुत ज्यादा वहां से हीट निकलता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा और यहां से हीट इवॉल्व होगा। मतलब यहां से इतना ज्यादा हीट इवॉल्व होता है, जो आपका बनेगा वो समझिए मोल्टेन स्टेट में ही बनेगा, मेटल तो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाईली होता है। और इतना हीट बाहर निकल जाता है कि पटरी सब जो जोड़ा जाता है, ट्रैक जोड़ा जाता है, हीट तो पूरा बाहर निकल गया है, पूरा एकदम सॉलिड फॉर्म में जुट जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं होगा। इस पेन को इतना क्लोजली जोड़ देता है कि टूटने का कोई चांस नहीं। क्यों? क्योंकि वहां हीट है ही नहीं, पूरा हीट निकला है। तो एल्युमिनियम ऑटोमेटिक कुछ समय छोड़ने के बाद जो भी प्रोसेस होगा पूरा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाईली एक्सोथर्मिक होने के कारण इसको रेलवे ट्रैक को जोड़ने में यूज किया जाता है। इस प्रोसेस का नाम क्या है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एल्यूमिनियम। इस प्रोसेस को बोलते हैं एल्यूमिनियम थर्मिक प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम है एल्यूमिनियम थर्मिक प्रोसेस, या इसको बोलते हैं गोल्डस्मिथ प्रोसेस। गोल्डस्मिथ नाम का वैज्ञानिक किया था, इसीलिए इस प्रोसेस को गोल्डस्मिथ भी बोल सकते हैं। एल्युमिनियम के प्रेजेंस में हुआ है, इसको एल्युमिनियम थर्मिक प्रोसेस बोल सकते हैं। इसका यूज इतना खतरनाक होता है, हर जगह यूज होता है, किसी भी चीज को ज्वाइन करना हो। क्यों करते हैं इसका यूज? हाईली एक्सोथर्मिक नेचर होने के कारण। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट, एल्युमिनियम भी ले लिए। इसके बाद हम लोग इसमें ए पार्ट देखे, बी देखे, सी देखे, अब चलिए डी देखते हैं। डी पार्ट में हम लोग देखेंगे O2, इसमें देखना है रिडक्शन बाय, एक और देख लीजिए, रिडक्शन वाटर गैस। रिडक्शन बाय किसके द्वारा देखना है? वाटर गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर गैस किसको बोलते हैं?
CO प्लस H2 को बोलते हैं वाटर गैस। किसको बोलते हैं? वाटर गैस। CO प्लस H2 को बोलते हैं वाटर गैस। यहां वाटर गैस यूज करके भी आप इसको, हम लोग किसके लिए यूज होता है जनरली, हम लोग यहां से मेटल ऑक्साइड लेंगे, मेटल ऑक्साइड में हम लोग क्या करेंगे, वाटर गैस मिला देंगे, CO प्लस H2 मिला देंगे, तो यहां पर हमको मेटल मिलेगा। लेकिन इसमें और भी चीज मिलता है, यहां से CO2 मिलेगा और यहां पर क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। लेकिन जो मेटल मिलेगा, इसमें मेटल में केवल और केवल निकेल होगा, मतलब निकेल का ही प्यूरिफिकेशन किया जाता है रिडक्शन बाय वाटर गैस, दूसरा चीज का यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर निकेल मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकेल है तो निकेल के बाद हमको कोई टेंशन नहीं है, निकेल है तो ले लीजिए, निकेल का ऑक्साइड ले लीजिए, प्लस इसमें वाटर गैस मिला दीजिए। जैसे ही वाटर गैस मिलाइए, डिस्कस कर रहे थे रिडक्शन बाय वाटर गैस, जिसको बोलते हैं CO प्लस H2। अब हम लोगों को देखना है मेटल ऑक्साइड में जैसे ही हम लोग अभी मिला रहे थे, क्या मिलाए थे, वाटर गैस, तो कन्वर्ट हो चुका था, किसमें कन्वर्ट हो चुका था, मेटल प्लस CO प्लस वाटर में। और इसको प्यूरिफाइड जो करते हैं केवल और केवल किसके यूज करते हैं, निकेल के लिए यूज करते हैं। और देखिए निकेल का ऑक्साइड लिए हैं, उसमें CO मिलाए हैं, H2 मिलाए जिसको वाटर गैस बोलते हैं, और निकेल का ऑक्सीजन को ट्रैप्ड कर लिया और यहां से कन्वर्ट हो गया निकेल CO2 प्लस वाटर में। तो हम लोग आज डिस्कस किए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बारे में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और हम लोग जितना भी पढ़ रहे थे अभी तक, जितना भी डिस्कस कर रहे थे स्मेल्टिंग प्रोसेस में, तो हम लोग डिस्कस किए केमिकल रिडक्शन के प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, और न्यू टॉपिक होगा आपका, एक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा और एक ऑटो रिडक्शन होगा। तो जब भी वीडियो को देखते हैं दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब